प्रिय भाइयों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को लेकर आया हूं, जहां पर भारत देश है, जातिवाद है और क्षेत्रवाद है और शिक्षा में हर तरीके से कुछ विशेष समुदाय के व्यक्तियों को पीछे करने के लिए एक साजिश है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। और हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार या भारत में जितने भी राज्य हैं वो सभी सरकारें, और अलग से कर्नाटक राज्य के विषय में बात करेंगे। और क्यों बात करेंगे उसका भी कारण है। और सबसे पहले बता दें आखिर दिक्कत कहाँ पर है। दिक्कत भारतीय संविधान की संरचना जिस समय हो रही थी उस समय ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जो कार्य किए गए और आज की परिस्थिति, सत्ता में बैठे चुनिंदा लोग और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है यूपीएससी, जिसको बहुत प्यार से मैं कहता हूँ संघ लोक सेवा आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली, जिसका काम है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस अधिकारियों को परीक्षा कराकर चुन कर देना। और फिर बात करेंगे आरक्षण की। तो पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। एपी सिंह, मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय नई बाजार उत्तरी, कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। और मैं ओबीसी पिछड़ा कुर्मी जाति से हूँ और मैं अपने जाति और संस्कार के विषय में बताता हूँ। पूरे देश में हमारी 36,000 जातियाँ हैं, कुर्मी जाति की 36,000 जातियाँ हैं, जिसमें जाट हैं, पाटीदार हैं, वर्मा हैं, कटियार हैं और इस तरह से बहुत सी जातियाँ हैं जिनके विषय में हम खुद नहीं जानते हैं। और वर्ण के हिसाब से आए तो 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्णों में शूद्र हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं तो भारत की आज़ादी मैं कहूँगा मिली है, लेकिन क्या ये आज़ादी है? वास्तविक आज़ादी है? सरकार और सत्ता में जो लोग कल बैठे थे, जो लोग आज बैठे हैं, उनसे कहीं अच्छी सरकार कई दूसरे लोग चला सकते हैं। आज मैंने अनुभव किया है, चाहे मेरे समुदाय के लोग हों, चाहे आप लोग हो, किसी भी सरकार की पार्टी के पीछे अगर आप लगते हो, अपना खाना खिलाइए। अगर वो सरकार में नहीं है, अपना खाना खिलाइए, अपना पैसा बर्बाद करिए, अपना समय बर्बाद करिए और उनका जिंदाबाद मुर्दाबाद करिए। और जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो पदाधिकारी बदल देते हैं। आप एक पैसे का लाभ नहीं कमा सकते हैं, ना एक पैसे का काम कर पाएंगे। अब बात आती है सबसे बड़ी कि हिंदू धर्म सबसे अच्छा धर्म माना गया, संस्कृत भाषा सबसे अच्छी मानी गई और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। संविधान में संस्कृत भाषा के स्कूल नहीं पढ़ाए जा सकते थे जैसे कि मदरसे पढ़ाए जा रहे हैं। आयुर्वेद पर हम अधिक काम नहीं कर सकते हैं। जो पहले अंग्रेज़ों के बनाए कानून थे उन पर ही हमको चलना है। सबसे बड़ी बंदिश ये रही। दूसरी बंदिश किसान
अपना अनाज उगाता है और उसका धन निर्धारण नहीं कर सकता है, कितने पैसे में बेचना है। किसान कौन है? किसान सबसे ज़्यादा हमारे समुदाय के लोग हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में हिंदी चलती है, जवाहरलाल नेहरू भी जानते थे और आज मोदी जी भी जानते हैं। अंग्रेजी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। कर्नाटक में अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। बहुत विलम्ब से, मैं दिव्यांग हूँ, बहुत विलम्ब से मुझे यूपीएससी के विषय में पता चला और बचपन से तो मैं जानता था ये कलेक्टर साहब हैं। अब कलेक्टर क्या चीज़ है? नेताजी तो 5 साल चलते हैं, नेताजी को कुछ अता पता नहीं। नेताजी को बताने के लिए सचिवालय कैडर के कुछ अधिकारी होते हैं जो आईएएस अधिकारी को भी बताते हैं, जिनको अनुसचिव कहते हैं, सेक्शन ऑफिसर कहते हैं। और आईएएस अधिकारी कौन नहीं बनना चाहता है? मैंने भी 4 बार परीक्षाएं दी हैं। अब अंग्रेजी और हिंदी हम लोग बोल रहे हैं, आपस में हिंदी समझ रहे हैं। अंग्रेजी की व्यवस्था महमूदाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा विद्यालय बता दिया जाए जिसमें ब्रिटेन के हिसाब से इंग्लिश चलती हो। जब अंग्रेजी इतनी महत्वपूर्ण थी तो उन भाषाओं को अनिवार्य क्यों नहीं किया गया? आज कोरोना काल में जिनके पास पैसा नहीं था, गरीब थे, कोरोना काल में वो हालत थी कि पैसा जिनके पास नहीं था उनकी जानें नहीं बची। सरकार कुछ नहीं कर पाई, कोई सरकार की मदद नहीं, सिर्फ ढिढोरा था, लाशों की राजनीति थी। और सिस्टम में कलेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। कलेक्टर सारी चीज़ों को देखता है और उस पर न्याय करता है। आपका थाना, आपके पुलिस न्याय की पहली सीढ़ी है। इसके बाद में जब यूपीएससी की बात आई तो यूपीएससी में भी बहुत कमियां हैं। यूपीएससी में जो अंडर सेक्रेटरी से जाते हैं लोग, वहाँ बैठते हैं, उनका ट्रांसफ़र 5-5 साल तक नहीं होता। और कोचिंग का कारोबार करीब 1 लाख करोड़ के आसपास है। कोचिंग की फीस 2.5 लाख रुपए है और वहाँ रुकने का खर्च भी इतना है। आम आदमी, हमारे जैसा आदमी वहाँ नहीं रुक सकता है, सेल्फ तैयारी करनी पड़ती है। इसके बाद भी हम सिस्टम में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये अंग्रेजी और हिंदी के बीच में जो भाषाई पक्षपात किया गया है, तो क्यों किया गया है? इसका जवाब कौन देगा? आज अगर हमारा कोई हरेसमेंट होता है, हमने एलएलबी हिंदी भाषा में की है, अगर हाई कोर्ट जाएं तो हम हिंदी में रिप्रेजेंट करेंगे, जज साहब की समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि वो कर्नाटक से आए हैं, उनके राज्य में अंग्रेजी बोली जाती है। कैसे न्याय होगा? और जो गैस का सिलेंडर 400 रुपये का था, जो 1150 रुपये का हो गया। महंगाई इतनी कि आदमी काम न कर पाए। तो ऐसी परिस्थिति में देश जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है? और गरीबों के लिए ही कानून बना है। मैंने आईपीसी और सीआरपीसी का विस्तृत अध्ययन किया है। जिस तरह से अपराध में नवयुवक फंसाए जा रहे हैं और निष्पक्ष विवेचना नहीं होती, और जिस तरीके से आज गाय, भैंस, जानवर नहीं हैं और केमिकल की सारी सामानें बाज़ार में बिक रही हैं। अगर आप 600-700 रुपये में घी लेने जाइए तो उसमें भी डालडा की मिलावट है। आज इतनी स्थिति खराब है कि हम क्या बताएं। राइट टू रिकॉल नियम यहाँ लागू होना चाहिए, लेकिन वो भी लागू नहीं। आरटीआई कोई भी अधिकारी देने की स्थिति में नहीं है। आरटीआई आप मांगते रहो, कोई जवाब नहीं। सिस्टम ये है, शराब से सब जानते हैं कि पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार शराब को यहाँ
बिक रही है, धड़ल्ले से बिक रही है। सभी जानते हैं कि आयुर्वेद से फ़ायदा है, लेकिन आयुर्वेद के कहीं मेडिकल कॉलेज उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, और हैं भी तो जानकारी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जब यूपीएससी में अंग्रेजी का पेपर इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा के अलावा अंग्रेजी में ही कार्य हो, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। और यूपीएससी में जहाँ आरक्षण की बात है, कोई आदमी कमज़ोर है उसको आरक्षण दिया जा रहा है। मैं जातिगत आरक्षण के पक्ष में तो नहीं हूँ, लेकिन कमज़ोर वर्ग जो है उसको आरक्षण देना चाहिए। यूपीएससी में जो लोग तैनात हैं वो कई वर्षों से तैनात हैं। यूपीएससी को मैं विशेष रूप से उसको समझ रहा हूँ कि यूपीएससी क्या है। एक बात समझिए, एक मजदूर गांव खेत में 8 घंटे काम करता है और 300 रुपये उसको मजदूरी मिलती है। आपकी दाल 130 रुपये किलो है, बताइए वो क्या करेगा गरीब आदमी। और जब नेता इलेक्शन में आते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार हों, और जब उनसे मिलना होता है तो कोई जवाब नहीं आता। तो राइट टू रिकॉल बहुत ज़रूरी है। न्याय की स्थिति यह है कि मनमाना विवेकाधिकार है, जुडिशरी जो चाहे वो करे, उस पर कोई अंकुश नहीं है। मैं भी यूपीएससी में 4 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। अगर आपके पास नहीं है, सरकार आपको क्या दे रही है? कुछ अनाज दे रही है, थोड़ा बहुत दे रही है। अब हिटलर के सामने एक बात आई थी। हिटलर ने कहा था कि जनता इस प्रकार से है कि एक मुर्गे के समान है, उसके सभी पंख नोच दिए जाएं, इसके बाद दाना दिखाया जाए तो वो मुर्गा फिर चल के आता है। तो भारत में यहाँ हमारी जो हालत है वो मुर्गे के समान है कि सब कुछ टैक्स के नाम पे ले लिया गया, थोड़ा बहुत दिया गया। आदमी मेहनत क्यों करता है? जैसे मीडिया में कुछ लोग कहते हैं इनके पास बहुत पैसा है, बहुत लग्जरी जीवन जी रहे हैं, साधारण जीवन। भाई जिसके पास पैसा है वो साधारण जीवन क्यों जिएगा? वो मूर्ख होगा। लग्जरी जीवन जीने का सभी का अधिकार है। ये नहीं कि कुछ लोग लग्जरी जीवन जी रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को, वो अगर जी रहा है तो कह रहे हैं कि ये जो है मतलब साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण क्या होता है? अगर लाल बहादुर शास्त्री के बाद देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद देखें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद देखें, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। इसके अलावा तो मुझे कोई समझ में आया नहीं। राजीव दीक्षित जी समझ में आए, फिर तो कोई आया नहीं। हमारे महमूदाबाद में चाहे जो सामान लीजिए ना तो उसका बिल मिल रहा है, सारी चीज़ में केमिकल है, लौकी से लगा के सब कुछ केमिकल है। आपके सारे विभाग बने हुए हैं, 1-1 लाख रुपए अधिकारियों का वेतन, और फूड एंड सप्लाई कोई कार्रवाई नहीं करता। हम सीधी सी बात यूपीएससी पे ही आएंगे। जितने अटेम्प्ट बचे हैं यूपीएससी को इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। पढ़ाई हो ही चुकी है, वकील हो ही जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और कई याचिकाएं दाखिल करेंगे। यूपीएससी में जो लोग काफ़ी दिनों से तैनात हैं उनको हटाने के लिए आरटीआई दाखिल की जाएगी, उनको भी हटाया जाए। भाई क्या अगर हम ओबीसी के यहाँ पैदा हुए हैं तो इसमें हमारी कौन सी गलती है? इंग्लिश अगर आप इतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं तो पूरे इंडिया में इंग्लिश कंपलसरी करिए, अच्छे शिक्षक लाइए। आपकी क्या व्यवस्था है? किसी भी राज्य की सरकार को बर्खास्त करने के लिए पर्याप्त कारण 24 घंटे विद्यमान रहते हैं, लेकिन न न्यायपालिका न कोई इसकी हिम्मत नहीं कर पाता। कानून व्यवस्था जर्जर है।
जो हम पानी पी रहे हैं उसमें भी जहर है। एक चीज़ जो है केवल बिजली व्यवस्था और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दूसरों से 6 से 7% सही है, बाकी करप्शन भी सबसे ज़्यादा, सारी चीज़ें भी वैसे हैं। गाय की बात कर रहे हैं, भूसा ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 रुपये 1,500 रुपये कुंटल है। भाई गांव हमारे यहाँ 4-5 भैंसें पली हैं, और ये बताइए कि जब 1,500 रुपये कुंटल भूसा होगा तो भाई जानवर कौन पाल पाएगा। गौशालाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में इतनी खराब है कि गायें भूखों मर रही हैं। सरकार ने बना तो दिया लेकिन सिस्टम कोई नहीं है। पंचायती राज विभाग सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। चाहे जितना पैसा ब्लॉक में दे दिया जाए, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। और देश का अगर राज्य का बजट सुन लीजिए तो हंसी आएगी, 5 लाख करोड़ रुपए। तो यूपीएससी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं। इतना भेदभाव क्यों? ब्रिटिश सरकार वही इंग्लैंड है, वही अमेरिका है, नियम कानून से चाइना सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ज़रूरी है, उसको लाने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। गरीबी का कोई तोड़ नहीं है। किसी भी आदमी के पास ज़रूरी सुविधाएं नहीं हैं। अज्ञात क्राइम रेट बढ़ रहा है। प्लीडर पर वकील साहब कुछ और दे रहे हैं लिखकर, जज साहब कुछ और बता रहे हैं। और एक चीज़ और मैं जोर देता हूँ, हाई कोर्ट में कुछ माननीय न्यायाधीश इस बात पर अधिवक्ताओं से टिप्पणी करते हैं कि आपने प्रमुख सचिव साहब को पार्टी क्यों बना दिया, इनको पार्टी क्यों बना दिया। तो कोई भी जज कानूनी रूप से ये नहीं पूछ सकता है किसी वकील से कि पार्टी क्यों बनाया है। पार्टी बनाना ना बनाना अधिवक्ता के विवेकाधिकार पर है। मनमा अधिवक्ता बहस कर रहा है प्लीडिंग पर, तथ्य नहीं देखे जा रहे हैं, जज साहब आर्डर लिखाने पर जुटे हैं। तो इस तरह की तो न्यायपालिका की व्यवस्था है। यूपीएससी में आने का मुख्य कार्य है। यूपीएससी आईएएस में हर विभाग में कार्य करने का मौका मिलता है। कई नियम कानून बदलाव हो सकता है, सही चीज़ें सामने आ सकती हैं, लेकिन अब हम क्या बताएं। एक आदमी, एक आईएएस जिसने पूरी इंडिया को हैसियत बता दिया था कि निर्वाचन क्या होता है। मैं उन मूर्खों से कहना चाहता हूं जो मूर्ख किसी तरह से चयन में बाधक बने हुए हैं। यूपीएससी में टीएन शेषन साहब ने जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो बिहार की स्थिति, सब जगह की स्थिति खराब थी। एक वो आईएएस ऑफिसर, एपीजे अब्दुल कलाम के बाद अगर मुझे कोई आईएएस अफसर समझ में आता है तो यूपीएससी कान खोल के सुन ले। अगर ये वीडियो यूपीएससी देख रही है, टीएन शेषन एक ऐसे आईएएस हुए जिन्होंने निर्वाचन क्या होता है, कानून क्या होता है, सबको औकात बता दी। सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश ने कहा कि हत्याएं नहीं रोकी जा सकती हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह से बता देना कि सब कुछ कानून के दायरे में रोका जा सकता है। कानून वह विधा है जिससे सब कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। पढ़ाई लिखाई वह व्यवस्था है जिससे इंसान का चरित्र का निर्माण होता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 लोगों को मैंने देखा है, एपीजे अब्दुल कलाम, टीएन शेषन, जिनसे मैं प्रभावित हूँ और यही कारण है यूपीएससी में जाने के लिए। बाकी मैं किसी राजनीति में नहीं आना चाहता हूँ। राजनीति में लोगों का आशीर्वाद कम, बद्दुआएं ज़्यादा मिलती हैं। जिस तरह से
यूपी में भाषा के नाम पर आगे हम लोगों को परेशानी हो रही है। अगर इंग्लिश की ठीक से पढ़ाई होती, इंग्लिश अनिवार्य होता, हम लोग भी यूपीएससी जाते। हम लोग आर्ट साइड से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं और सिलेबस को जानबूझ के बदल दिया गया। अब उसमें बीटेक, एमटेक, आईटी के बच्चे जा रहे हैं। मैथ समझने में दिक्कत हो रही है। सिलेबस इसीलिए बदला गया कि आर्ट साइड के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे ना आ पाए। आदमी 35-40 साल, 42 साल तैयारी करता है आईएएस, इसके बाद में उसका आईएएस में चयन न हो तो आदमी को खलता है। सरकार में इतने ज़्यादा पद खाली हैं, किसी भी नेता को नामित नहीं किया जा रहा, राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया जा रहा। हर जगह पे आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर बैठे हैं। ये स्थिति है। सच कुछ और है और मौके पर कुछ और है। भारत देश सबसे अच्छा है, सारी चीज़ें, प्रकृति की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था, राजनीति सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। सभी को पता है कि भारत का इतिहास क्या है, भारत कितने क्षेत्रफल में था। आज भारत एक सिमट गया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी नहीं है, वोट बैंक की राजनीति में। तो मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश और हिंदी, जैसे कर्नाटक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है वैसे यहाँ भी अंग्रेजी पढ़ाई जाए। यह तो सारा काम हिंदी में हो। और संस्कृत हमारी देवभाषा है, संस्कृत को कड़ाई से लागू किया जाए। संस्कृत पर कुछ हमारे भी व्यक्तिगत शोध हैं। संस्कृत से अच्छी कोई भाषा नहीं है। जो भाषा अपनी है उसको अपना कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या तो सारा कार्य संस्कृत में करवाइए आप, मेरी ये मांग है। जय हिंद, जय भारत।